नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि कक्षा 10 संस्कृत विषय को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने प्रथम और द्वितीय पाठ का अध्ययन कर लिया है। उसका गद्य अच्छे से अध्ययन कर लिया, उसके अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ करके तृतीय पाठ पर आते हैं, जिसका नाम है नैतिक मूल्यांकन। ठीक ना। अब जो नीति के मूल्य हैं, नीति का जो महत्व है, उसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे कि आखिरकार नैतिक मूल्यांकन में जो नीति की बातें बताई गई हैं, उसमें नीति संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो इनका विचार है, ठीक ना, उसके विषय में हम आज इसमें चिंतन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। लिखा है नीति संबंधी मूल्य। यहाँ मूल्य का अर्थ एक तरह से आप समझिए कि महत्व है, कि नीति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, हम नीति से अपना जीवन कितना सफल या कितना अच्छा जीवन बना सकते हैं, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक ना। देखिए, तो कहा पहले नीति किसे कहते हैं, नीति का मूल्य किसे कहते हैं, उस विषय में इसमें बताया। पहले हम हिंदी समझ लेते हैं, फिर संस्कृत का पैराग्राफ समझते हैं। जैसे लिखा कि उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके, उसे ही नीति कहते। पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी जब हम आप बचपन में थे। अब तो शायद पढ़ाया है सिलेबस में, लेकिन अब कहाँ लोग पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते तो अच्छी बात है। तो उसमें देखिए, जितनी भी नीति से संबंधित बातें थी, विचार था, उन्हीं विचारों को, बातों को ही पढ़ाया जाता था कि हमको बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, गुरु के साथ कैसा व्यवहार हो, राजा के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, एक दूसरे के प्रति हमारा भाई बंधु, सारी चीज़ों को उसमें बताया गया था। और उन्हीं नियमों या उन्हीं संस्कारों से हमारा जीवन बहुत सरल, बहुत सफल और बहुत अच्छा ही जीवन सुखमय होता था, यदि हम नीति के अनुसार या उस संस्कृति के अनुसार चलते हैं तो। अब वही बात यहाँ बता रहे हैं कि नीति क्या है। जिन्होंने सबसे पहले लिखा कि नीति वह है जिस क्रिया विधि को करने से, वही बात बता रहे हैं कि उस क्रिया विधि, नीति उसे कहते हैं कि उस क्रिया विधि, क्रिया माने कार्य और विधि माने प्रकार, ठीक है। क्रिया विधि माने कार्य के प्रकार से है, जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू माने सुंदर, सफल बना सके और बना करके अपना जीवन अच्छे से बिता सके, वही क्या है, नीति। उस क्रिया विधि को, उस क्रिया के, उस कार्य के प्रकार को ही नीति कहते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सकता है, उसे ही नीति कहते हैं। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। यही लाइन है, नीति के मूल्य माने महत्व, तो नीति के महत्व को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से, अगर हम नैतिकता के मार्ग पर चल रहे हैं, तो नीति के मार्ग पर चलने से, नीति का व्यवहार करने से किसका किसका फायदा है, किसका किसका कल्याण होने वाला है। तो कहा जनता का कल्याण होगा, राजा का कल्याण होगा, तथा समस्त प्राणी मात्र का भी कल्याण होता है। यदि हम नीति का व्यवहार करते हैं, नीति के मार्ग पर चलते हैं, नीति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उससे जनता का कल्याण होगा, राजा का कल्याण होगा, और साथ ही साथ समस्त प्राणी जाति का, समस्त जीव जंतुओं का भी कल्याण होता। जैसे मान लीजिए, अगर हम बगीचे में या छत पर पानी रख देते हैं, तो उस पानी को पशु भी पिएंगे, पक्षी भी पिएंगे, ठीक ना, तो उससे सबका कल्याण हुआ। यही नीति है। अगर हम आप अच्छे से व्यवहार करते हैं, जो इस कार्य को के लिए हमको नियुक्त किया गया, जैसे सरकार ने नियुक्त कर दिया कि चलो ठीक है, आपको इस रोड बनाने के लिए हम नियुक्त करते हैं। अब यदि उस रोड बनाने में जितना उचित मात्रा में सारी चीजें होनी चाहिए, यदि आप नियमानुसार उतना कर लेते हैं, तो उससे लोगों का तो भला हो ही रहा है, जो उस रास्ते पर आने जाने वाले हैं।
और उससे राजा को भी संतुष्टि मिलेगी, प्रधानमंत्री को भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने इस व्यक्ति को नियुक्त किया तो यह नैतिकता के अनुसार ही, नीति के अनुसार ही इस कार्य को बड़े अच्छे से सफल किया, तो उसको भी संतुष्टि मिलेगी, उसको भी आनंद मिलेगा। क्लियर ना। अध्यापक अपने शिष्य को कोई वर्क देता है, गृह कार्य देता है, और वह बच्चा, वह शिष्य उस गृह कार्य को अच्छे से करके आता है, तो वह अध्यापक भी बहुत प्रसन्न होता है। लड़के का तो कल्याण हो ही रहा है, परिवार वाले भी खुश हैं, साथ साथ अध्यापक को भी खुश। इसीलिए कहते हैं यदि हम नीति के मार्ग पर चलते हैं, नीति का हम व्यवहार करते हैं, तो जनता का, शासक के साथ साथ समस्त प्राणियों का भी कल्याण होता है। फिर आगे लिखे हैं कि कवियों तथा नीतिकारों ने, कवि जो राइटर हैं, ठीक है, कवियों ने, और नीतिकार माने नीति की बातों को लिखने वाले, नैतिकता की बातों को लिखने वाले जो नीतिकार हैं, वे अपनी कथाओं और अपने श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है। कुछ ऐसे विद्वान हुए जो कथा के रूप में, जैसे आपका पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें क्या कहते हैं कि नीति की बातों को कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समाज को प्रदान किया गया है, दिया गया है। जैसे आप हितोपदेश में देखिए, सभी पशुओं को आधार बना के कहानी घटित की गई, कहानी बनाया गया, कथा बनाया गया। अब उस कथा को पढ़ करके लोग उससे सीख लेंगे कि हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कुछ विद्वानों ने क्या किया, श्लोक के माध्यम से नैतिकता की बातों को बताया। जैसे भर्तृहरि नीति शतकम लिखते हैं, तो नीति के 100 श्लोक वह लिखते हैं कि भैया ऐसे ऐसे आचरण करो तो हमारा आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो कवि हैं, जो नीतिकार हैं, वे सभी कथा के माध्यम से अथवा श्लोकों के माध्यम से नीति की बातें की रचना अपने ग्रंथों में किए। ठीक है। फिर आता है कि अब कौन कौन से ग्रंथ हैं। जैसे एक चाणक्य नीति है, आप जानते हैं चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य की एक प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेंगे। इनके ग्रंथ का एक नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहते थे। इनके ग्रंथ का है चाणक्य नीति है। एक विदुर नीति है, जो महाभारत के एक पात्र हैं, इनकी एक नीति है, क्या, विदुर नीति, इनकी रचना हो गई। विदुल उपाख्यान, विदुल भी एक ऋषि मुनि एक तरह से हैं, ये भी अपनी बातों को जो कहे हैं अपने ग्रंथ में, उसका नाम क्या है, विदुल उपाख्यान। पंचतंत्र, पंचतंत्र ये बहुत पूछा जाता है, पंचतंत्र किसकी रचना है, तो आप बता देंगे विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। और एक ग्रंथ है हितोपदेश। ये दोनों ग्रंथ बहुत ही, हितोपदेश ये बहुत पॉपुलर हैं, ये बहुत पूछे भी जाते हैं। तो हितोपदेश जो है वह नारायण पंडित की रचना, नारायण पंडित, ठीक ना। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने लिखवा दिया कि पंचतंत्र हो गया आपका विष्णु शर्मा का, अहितोपदेश हो गया नारायण पंडित का। ये कंफ्यूजन अगर हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो पंडित होते हैं वह सदैव उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, इसलिए नारायण पंडित के रचनाकार हो गए हितोपदेश। एक बच गया विष्णु शर्मा, वो हो गए पंचतंत्र की। फिर एक ग्रंथ है शुक्र नीति। शुक्र आप जानते हैं राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो नीति की बातें बताई गई वह किस ग्रंथ में लिखा गया, शुक्र नीति में। एक ग्रंथ है नीतिसार। नीतिसार के जो राइटर हैं उनका नाम है कामंदक, कामंदक, ठीक है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, नीतिसार। और एक राइटर आपके हो गए भर्तृहरि, इन्होंने लिखा नीति शतक। ये बहुत सुंदर और बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है, ठीक है। भर्तृहरि की क्या है, नीति शतकम। तो ये सभी नीति की नीति संबंधित ग्रंथ हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुरोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार और नीति शतकम आदि शिक्षा देते हैं
क्या शिक्षा देते हैं? सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली माने इधर की बात उधर कहना, उधर की बात इधर करना, ये चुगली है। गरीबों को दान देना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, और अतिथि का सत्कार हमको अच्छे से करना चाहिए। यही नैतिकता का आचरण है। अगर पूछा जाए, मान लीजिए प्रश्न आपका इसमें रहेगा कि नैतिकता का आचरण क्या है, तो आप यही बता देंगे कि हिंसा न करना, गरीबों को दान करना, चुगली न करना, हिंसा न करना, सच बोलना, गरीबों को दान देना, दया करना, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि, ये सभी नैतिक क्रियाएं हैं, नैतिक कार्य आचरण है। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। यदि आपके परिवार में नैतिकता के साथ लोग जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं तो वह परिवार बहुत आगे बढ़ता है। परिवार से ही गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, शहर से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। तो यदि एक सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तीसरा सही हुआ, ऐसे पूरा विश्व सुधर जाएगा। यदि वह नैतिकता का आचरण नहीं पूरा कर पाए तो भी अगर प्रयास करे, 70-75% करे तो भी अच्छे से सुधार किया जा सकता है। तो ये बात बता रहे हैं, यदि हम लोग नीति का निर्माण अपने समाज में कर लें तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये आपका हिंदी वाला हो गया। हिंदी वाले को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आप अच्छे से आप जान भी गए होंगे। अब संस्कृत की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये किताब का नाम लिख दिए, राइटर का नाम लिख दिए, इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आता है। आपके कक्षा 10 का संस्कृत का ये 3-4 पाठ हैं। जैसे आपका हो गया था कवि कुलगुरु कालिदास, उद्धृत परिषद और नैतिक मूल्यांकन। नैतिक मूल्यांकन और कालिदास वाला जो कवि कुलगुरु कालिदास का पाठ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आपका हिंदी अनुवाद भी आता है, आपका छोटा वाला जो लघुत्तरी प्रश्न वो भी आ जाएगा, आपका वैकल्पिक प्रश्न भी इसी से आ जाता है। कम से कम 2-3 तो आना ही आना। चलिए अब हम संस्कृत की ओर बढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो आप सारे स्कैन करके अगर जरूरत हो तो, नहीं तो बताए हो तो रहे ही हैं, आप लोग देख करके लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं हम संस्कृत वाला। लिखा है नयनम नीति। सबसे पहली परिभाषा यही दी गई कि नीति किसे कहते हैं, नीति किसे कहते हैं। तो परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा दिए, नयनम। नयन मतलब आप नेत्र मत समझ लीजिएगा। नयनम में नी धातु है, ल्यूड प्रत्यय लगा हुआ है, तो बन जाएगा अन आदेश हो जाता है, नयनम बन जाएगा। नयन माने ले जाना। अब अर्थ आप कुछ लिखेंगे, जो हमको सत्य के मार्ग पर, जो हमको सदाचार के मार्ग पर, जो हमको अच्छे मार्ग पर, सुमार्ग की ओर ले जाता है, वही क्या है, नीति। बस इतना। नयनम ले जाने वाला, चलने वाला, जो आपको ले जाए कहाँ, अच्छे मार्ग पर। तो अपने से आप लिख देंगे, जो हमको सदाचार के मार्ग पर, जो हमको नीति के मार्ग पर, जो हमको सद आचरण के मार्ग पर ले जाता है, उसे भी नीति कहते हैं। ये नीति की परिभाषा हो गई। नीते इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। यहाँ अलग करेंगे तो बन जाएगा नीते, विसर्ग हो जाएगा, नीते प्लस ईमानी, ईमान, अरे इदम इमे ईमानी, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा, और मूल्यांकन भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा, तो दोनों विशेषण विशेष से हो जाएंगे। तो ईमान माने ये, मूल्यांकन माने मूल्य, और नीते है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। तब बन जाएगा नीति के, के की यही अर्थ आता है ना। तो नीति के, ईमानी माने ये, मूल्यांकन माने मूल्य, नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य कहलाते। अब नैतिक मूल्य की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे
कि नीति के ये जो मूल्य हैं, नीति के जो महत्व हैं, वही नैतिक मूल्य कहलाते। दो परिभाषा दे दिए यहाँ। पहला तो हो गया नीति किसे कहेंगे, दूसरा हो गया नैतिक मूल्य किसे कहेंगे। तो नीति की परिभाषा पूछे तो आपसे कितना बताएंगे, नयनम नीति, अर्थात जो हमको सदमार्ग की ओर ले जाए वही नीति है। फिर कहा नैतिक मूल्य क्या, मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे नीति के जो मूल्य हैं वही मूल्य ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है शरण्य, यया शरण्य, यया भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अशरण्य भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नीति जो शब्द होता है वह नी धातु इसमें है, और प्रत्यय कौन सा है, तीन प्रत्यय, आधा क त छोटी न में हलंत, तीन प्रत्यय। और तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग में आता है, किसमें आता है, स्त्रीलिंग में। तो इसका मतलब जो नीति शब्द है वह स्त्रीलिंग वाला पद है। अब नीति के लिए जो भी सर्वनाम विशेषण का प्रयोग किया जाएगा वह सब के सब स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। जैसे लिखा है यया, तो या ये याम ये यया, याभ्याम याभि, स्त्रीलिंग में यया तृतीय एक वचन। यया शरण्य कार्य करणेन, ये भी तृतीय एक वचन। मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलं च पति, ठीक ना। तो यया शरण्य कार्य करणेन, यया माने जिसके, या जिस नीति से ना। यहाँ शरण्य माने हो जाएगा ढंग या तरीका, शरण्य का क्या होगा, ढंग या तरीका। ये भी तृतीय एक वचन का रूप है। तो विशेषण विशेष आपस में है, जिसके या जिस नीति के ढंग से कार्य करने से, फिर से कह देंगे यहाँ भी से, तो जिस नीति के ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू माने सुंदर, च माने और, सफलन च माने सफल, भवति माने होता है, ठीक है। यया माने जिसके या जिससे, अर्थात जिस नीति से, ठीक ना। तो यया शरण्य एक साथ ले लेंगे, जिस नीति के ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू माने सुंदर और सफल हो जाता, ठीक है। जिस नीति के ढंग से या रीति से, रीति भी कर सकते हैं, रीति माने तरीका, ठीक है, तरीके से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल हो जाता, सा नीति ही कथ्यते। सा माने वह, नीति माने नीति, कथ्यते माने कहा जाता, वह नीति कहलाता है। और यहाँ भी नीति की परिभाषा एक अलग हो गया, ठीक है। कि अब अगर कोई पूछे तो आप यहाँ से भी परिभाषा दे सकते हैं नीति का कि सा नीति कथ्यते, वह नीति कहलाती है। कौन, यया शरण्य कार्य करणे मनुष्य जीवनम सुचारु सफलं च भवति, जिस रीति से, जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल हो जाता है, से नीति कहते हैं। बस ये आपका नीति की परिभाषा। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। कह रहे हैं इयम, फिर स्त्रीलिंग वाला पद आ गया। इयम माने यह, नीति माने नीति। यह जो नीति है वह केवल लोगों के लिए, समाज के, कृदय शब्द का अर्थ हो जाएगा के लिए, ठीक है। तब ये इसके साथ दोनों साथ जोड़ देंगे कि यह नीति केवल मनुष्य के लिए, समाज के लिए, एव न भवति, एव माने ही, न माने नहीं, भवत माने होता है। अर्थात यह जो नीति है वह केवल समाज, लोग या समाज के लिए ही नहीं होता, अपितु लोगों के लिए, राजा के लिए और समय शाम अर्थात समस्त जीव जंतुओं, समस्त प्राणियों के लिए भी
के व्यवहाराय भवति, व्यवहाराय चतुर्थी एक वचन, व्यवहार के लिए होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कहा समेषाम व्यवहाराय भवति, क्या माने और सभी के व्यवहार के लिए होता। यह जो नीति है, कहा ना इयम नीति केवलस्य, यह नीति केवल लोगों के या समाज के लिए ही नहीं होता, अपितु लोगों के, राजा के, क्या माने और हमेशा माने सभी जीव जंतुओं या प्राणियों के व्यवहाराय भवति, व्यवहार के लिए होता। यह नीति केवल अगर हम कहें कि खाली मनुष्य के लिए है या केवल समाज के लिए है, तो ऐसी बात नहीं है। यह राजा के ऊपर भी लागू होती है, यह समस्त प्राणियों के ऊपर भी लागू होती है कि सभी को नीति का आचरण करना चाहिए, नीति का व्यवहार करना चाहिए। नीति से यदि आप हटें तो समाज का विनाश होना निश्चित है, तय है। इसलिए यह नीति केवल पर्सनल व्यक्ति के लिए या केवल समाज के लिए ही नहीं है। व्यक्ति, चाहे व्यक्ति श्रेष्ठ हो, चाहे वह निम्न कोटि का हो, चाहे उच्च जाति में हो, चाहे निम्न जाति में हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए कॉमन है। यह सबके जीवन में नीति का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यह सबके लिए होता है। कहें आगे क्या, नित्याचलनेन, तृतीया एक वचन, ये भी तृतीया एक वचन। नीति के मार्ग से चलने पर या नीति से चलने पर, व्यवहारेण, व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्त लोकस्यापि कल्याणं भवति। कर नीति पर चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, राजा का और समस्त संसार का कल्याण होता है। एक लोग का नहीं, सबका कल्याण होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि नीति का व्यवहार करने से किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का कल्याण होता है। तो वही बात कह रहे हैं कि नित्याचलनेन, नीति से चलने से या नीति के मार्ग पर चलने से, नीति का व्यवहार करने से प्रजा का, षष्ठी बहुवचन, प्रजा का, राजा का और समस्त लोक का, संसार का भी कल्याणम भवति, कल्याण होता है। पुरातन कालात एव, पुरातन माने प्राचीन, प्राचीन काल से ही, इसको अलग करेंगे, पुरातन कालात, ऐसे हो जाए। पुरातन माने प्राचीन, कालात माने काल से, पंचमी एक वचन है, इसे काल से, एव माने ही, है ना, प्राचीन काल से ही भारते कवयः, भारत देश के, कवयः माने कवि, नीतिकार माने नीतिकार, नीति की बातें लिखने वाले जो नीतिकार हैं, वे मनोरमया सरसया गिरा, मनोरमया माने मनोरम, मनोरमया अर्थात क्या हो जाएगा, मनोरम, है ना। कहा कि पुरातन कालात एवं, प्राचीन काल से ही, पुरातन प्राचीन कालात, पंचमी एक वचन, काल से एवं मन ही, प्राचीन काल से ही, भारते कवयः, भारत के कवि, नीतिकार, मनोरमया सरसया गिरा, ये गिरा मीन्स वाणी, वाणी स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये भी तृतीया एक वचन हो गया, ये भी तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में है। रमया सीतया गीतया लतया मनोरमया सरसया, तृतीया एक वचन, ये भी तृतीया एक वचन। मनोरम और सरस माने मधुर, गिरा माने वाणी से, नीति वाक्यानि, नीति के वाक्यों को, कथा भी, तृतीय विभक्ति बहुवचन, कथाओं के द्वारा, श्लोकैश्च, क्या माने और, श्लोकैः रामैः बालकैः, फिर तृतीय बहुवचन, है ना, तृतीय बहुवचन, फिर तृतीय बहुवचन, अर्थात व्यरचयन माने रचना किए हैं, व्यचरण माने रचना किए,
कौन? भूतकाल की बात है इसलिए बेचैन हो गया। कहा कि भारतीय कवयः, भारत देश के जो कवि हैं, नीतिकार हैं, वह अपनी, अपने से लिख देंगे, अपनी मनोरम और सुंदर मधुर वाणी से नीति के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, वाक्यों को कथाओं के द्वारा और श्लोकों के द्वारा वे रचन माने रचना किए। ठीक है, भारत जो कवि हैं, भारत के जो नीतिकार हैं, वो अपनी सुंदर मधुर वाणी के द्वारा, ठीक है, जो नीति के वाक्य हैं उन वाक्यों को कथाओं के माध्यम से या श्लोकों के रूप में लिखा है। इत्थम, इस प्रकार नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता संहितयोपदेश युजे बभूवुः। ये भी लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, अरे प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का हम रूप ले लेंगे। अर्थात ये कह रहे हैं, इत्थम माने इस प्रकार, नीति शास्त्राणि, नीति के शास्त्रों में या नीति के जो शास्त्र हैं वे व्यवहार विदे, व्यवहार के लिए होते हैं। अर्थात हमको आपको अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बात कौन बताते हैं? नीति शास्त्र बताते हैं। और यह जो नीति के शास्त्र हैं, यह कांता माने होता है स्त्री, ऐसी स्त्री जिसको उसका प्रिय, उसका पति बहुत अधिक चाहता हो, उसे कांता कहते हैं। तो कांता संमित उपदेश युजे, संमितया उपदेश युजे, अर्थात स्त्री के समान उपदेश देने वाला बभू माने होता है। यह जो नीति के वाक्य हैं, नीति के श्लोक हैं, नीति की कथाएं हैं, ये हमारे आपके जीवन में व्यवहार विदे, व्यवहार के लिए होती हैं। अर्थात हमको आपके जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए वो बताती हैं। और यह उपदेश कैसे देती हैं? जैसे एक जो कांता होती है, स्त्री होती है, जिसको उसका प्रिय, उसका पति बहुत अधिक चाहता है, उसकी बात को मना नहीं कर पाता है, न चाहते हुए भी नहीं मना कर पाता, उसकी बात को जरूर मानता है। उसी प्रकार से ये जो ग्रंथ हैं उसी स्त्री की, उसी कांता के समान उपदेश देने वाले होते हैं। फिर आगे लिखा है, फलन्विदं संपन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकास्य तलविलाघः कुर्वन्ति स्म। अब यहाँ अगर देखेंगे तो फलन्तु ये हो जाएगा, फलन्त्विदं, हाँ ये हो जाएगा, फलन्तु प्लस इदम, ऐसे कर देंगे, फलन्तु प्लस इदम, फलन्तु प्लस इदम, ठीक ना। अब ऊ का वह हो जाएगा, अब यही ई इसमें मिल जाएगा तो फलन्तु इदम हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा जिसे लिखा है फलन्तु इदम। इदम माने यह, फलम, फलन्तु माने फल, यह फल निकला, संपन्न माने संपन्न हुआ, संपन्न माने संपन्न हुआ। कह रहे हैं कि यह जो पहली बात तो ये बता दी है इसके पहले कि यह जो नीति के शास्त्र या नीति शास्त्र माने होता है शासन, शासन या शासक मीन्स शासित करने वाला, लोगों को निश्चित करने वाला, उसको ही शास्त्र कहते हैं। शास्त्र मतलब ये समझिए आप सिंपल सी बात कि जो हमको शासित करे, जो हमको उपदेश दे कि हमको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस हिसाब से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वही शास्त्र है, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि यह जो नीति के शास्त्र हैं यह व्यवहार का ज्ञान कराने वाले होते हैं। और एक सुंदर स्त्री या हाँ सुंदर स्त्री कर दीजिए कि सुंदर स्त्री के समान उपदेश देने वाले होते हैं। इसका फायदा यह हुआ, इसका फल यह निकला, वही बात यहाँ कर रहे हैं, फलन्तु इदम संपन्नम, इदम माने यह, फलन्तु माने फल, संपन्न माने संपन्न हुआ। अर्थात इसका फल यह निकला कि जैसे नीति के शास्त्र जो होते हैं वह हमारे व्यवहार को बताते हैं और एक कांता के समान उपदेश देने वाले होते हैं। इससे यह फल निकला, यह फल संपन्न हुआ कि साधारणाः अपि जनाः, अर्थात सामान्य लोग भी, सामान्य जनाः अपि माने सामान्य लोग भी, चाहे वह पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़ हो,
और समझदार हो, समझने वाला हो, तो ऐसा साधारण व्यक्ति भी व्यवहाराय, व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि, नीति के वाक्यों को, श्लोकांश च माने और श्लोकों को, कल विलाघः माने कंठस्थ, कुर्वन्ति स्म कर लेते थे। कल विलाघः का अर्थ हो जाए कंठन, कंठस्थ में याद कर लेना। अर्थात यह जो उपदेश व्यवहार का ज्ञान देते थे, एक कांता के समान उपदेश देने वाले होते थे, इसका फल यह सबसे अच्छा निकला कि भैया जो साधारण से साधारण व्यक्ति है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, वह भी इन नीति के वाक्यों को, नीति की कथाओं को, नीति के श्लोकों को कंठस्थ कर लेते थे। यथाच, और जैसा कि, यथा माने जैसा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि चाणक्य नीति हो गई, विदुर नीति हो गई, विदुलोपाख्यान हो गया, पंचतंत्र हो गया, शुक्र नीति हो गया, घटकर पर कृत नीति सार। अच्छा, एक राइटर है घटकर पर, इनकी रचना अभी क्या है, नीति से, कामंदक की भी है और घटकर पर की भी है। तो घटकर पर जो राइटर है, इनका नाम वही है, घटकर पर, ये राइटर है, कृत माने लिखा गया, तो घटकर पर के द्वारा लिखा गया नीति सार। सुंदर पांडेयन कृता नीति द्विषष्टिका। अगर ये पूछे कि नीति द्विषष्टिका किसकी रचना है, तो आप बताएंगे सुंदर पांडेय। तो सुंदर पांडेय के द्वारा लिखा गया नीति द्विषष्टिका। भल्लाल षटकम, भल्लाट, राइटर का नाम है भल्लाट, इनके पूरे किताब का नाम हो जाएगा भल्लाट शतकम, ठीक ना। राइटर अगर कोई पूछे कि भल्लाट शतकम किसकी रचना है, तो आप बताएंगे भल्लाट की। और भर्तृहरि के द्वारा क्या लिखा गया है, नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम। अच्छा, दृष्टांत शतकम और बल्लाल शतकम ये अन्य ग्रंथ हैं, इसके बारे में राइटर नहीं पता है, देख लेंगे बता देंगे। अब बस इतने आप समझिए, बल्लाल शतकम भी एक रचना है और दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। माने इत्यादि माने इस प्रकार की बहुत सारे नीति के पुस्तक संस्कृत भाषा में, संस्कृत विषय में उपलभ्यन्ते माने प्राप्त होते। ये खाली रचनाओं के नाम गिना दिए हैं, राइटर कौन है, उसकी रचना कौन है, तो आप इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। आप बता देंगे इत्यादि जो भी रचनाएं हैं वह संस्कृत भाषा में या संस्कृत विषय में प्राप्त होते। ठीक हो गया ना, चलिए ना समय, चलिए बस यही 2 लाइन और बचा हुआ है, 2 लाइन को हम लोग समझ लेते हैं, के बाद हम बस 2 लाइन और बचा है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, 1 मिनट। ठीक, तो देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लिखा है विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालात एव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। मतलब यह हुआ कि विचार्यमाणे साहित्य, साहित्य में अर्थात संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, चाहे वह गद्य काव्य हो चाहे पद्य काव्य हो, उन साहित्य ग्रंथों में विचार्यमाणे माने विचार किए जाने पर न, या साहित्य ग्रंथों में विचार किए जाने पर आदिकालात एव, आदिकाल से ही, अर्थात जब हम साहित्यिक ग्रंथों को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि आदिकाल माने प्राचीन काल से ही सर्वेषु अपि, सभी राष्ट्रेषु, दोनों विशेषण विशेष हैं, तो सभी राष्ट्रों में अपि माने भी, अयम माने यह, विश्वास माने विश्वास, प्रचलित माने प्रचलित, आसित माने था, ठीक ना, प्रचलित माने प्रचलित था। कहा कि साहित्य अति साहित्यिक ग्रंथों पर विचार करने पर, चिंतन करने पर हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही सभी, सर्वेश माने सभी, राष्ट्रेश माने देशों में, अभी माने भी, अयम माने यह, विश्वास माने विश्वास, प्रचलित माने प्रचलित था। यत माने कि काव्यस्य अन्येषु, काव्य के अन्येषु माने अन्य
प्रयोजनेषु, प्रयोजनों में, ठीक ना। काव्य के अन्य प्रयोजनों में, जैसे काव्य के क्या प्रयोजन बताए गए, ठीक ना। जैसे याद देखिए, नहीं याद आ रहा है। आप ये समझो कि जो काव्य है उसका मूल प्रयोजन ये है कि लोगों का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना, उनको सही मार्ग पर ले जाना, ठीक ना। ठीक, तो उन्हीं प्रयोजनों में, या ज्ञान की वृद्धि होना, या व्यवसायिक शिक्षा था कि उनको व्यवसाय मिल जाए, या समाज का कल्याण हो, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोजन थे। तो कहा उन्हीं काव्य के अन्य प्रयोजनों में, प्रयोजन सत्सु अपि, सत्सु माने होते हुए, अपि माने भी। तो यत माने कि काव्य के अन्य प्रयोजन होते हुए, सत्सु माने होते हुए, अपि माने भी, एक माने एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष, अर्थात नैतिकता का भी था, ठीक ना। नैतिक मूल्यों का भी एक प्रयोजन था। जैसे प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेशादी सर्वे विचारक ही है। ये जो सभी विचारक हैं, विचार देने वाले, चाहे प्लेटो हो गए, चाहे अरस्तु हो गए, चाहे पेटर हो गए, चाहे होरेश हो गए, इन सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नीति का विकास करना ही स्वीकार किया गया है। अर्थात ये जितने आपके विचारक हैं, इन्होंने कहा कि भाई देखो, जितने भी साहित्य या काव्य लिखे गए हैं, उन सारे काव्यों का मूल प्रयोजन यह है कि व्यक्तियों के अंदर, समाज के लोगों के हृदय में या मन में नैतिकता का विकास करना ही स्वीकार किया है। चाहे जो भी ग्रंथ हो, सभी विचारकों ने उन्हीं ग्रंथों में सिर्फ नीति के विकास को ही स्वीकार किया, ठीक ना। चलिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, बस आप आसानी से इसके एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्य को अच्छे से आप समझते जाएंगे, तो आप निश्चित ही इसके पूरे अर्थ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और ये जो आपका पाठ है, यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट पाठ है, क्योंकि इससे पैराग्राफ और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह जरूर ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से खाली समझेंगे। एक बार दौड़ा के हम बस 2 मिनट बता दे रहे हैं हिंदी अर्थ, इसको आप देख लीजिए। कहा कि नयनम नीति, अर्थात जो हमको सदाचार के मार्ग पर ले जाए वह नीति है, और नीति के जो मूल्य होते हैं वही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। न्याया शरण्या, जिस नीति के ढंग से, रीति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सफल, सुचारू माने सुंदर और सफल हो जाता है, उसे ही नीति कहा जाता है। यह नीति केवल लोगों का, समाज के लिए ही न भवति नहीं होता है, अपितु लोगों के लिए, लोगों के, राजाओं के और समस्त जीव जंतुओं के व्यवहार के लिए भवति माने होता है। नीति के मार्ग पर, तृतीया है तो नीति के मार्ग पर चलने से, व्यवहार करने से प्रजाओं का, राजाओं का और समस्त संसार का भी कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही भारत के कवि, नीतिकार अपनी मनोरम और मधुर वाणी से नीति वाक्यों को अपनी कथाओं के द्वारा और श्लोकों के द्वारा विरचन माने रचना किए हैं। इत्थम, इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार के लिए होते हैं और एक सुंदर स्त्री या पत्नी के समान उपदेश देने वाले होते हैं। इसका फल यह निकला, इसका कि जो व्यवहार का ज्ञान देने वाले हैं और एक स्त्री के समान उपदेश देने वाले नीति के जो श्लोक हैं या कथाएं हैं, इसका फल यह निकला कि जो साधारण व्यक्ति है वह भी, साधारण जनाः अपि, अर्थात साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों को, नीति के श्लोकों को गलबिलाघ माने कंठस्थ कर लिए, याद कर लेते थे। जैसे ग्रंथों के नाम खाली बता दिए, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, विदुलोपाख्यान है, पंचतंत्र है, शुक्र नीति है, घटकरपर के द्वारा लिखा गया नीति सार है, सुंदर पांडे के द्वारा लिखा गया नीति द्विषष्टिका है, भल्लाट के द्वारा लिखा गया भल्लाट शतकम है, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया निशतक है, बल्लाल शतकम है, और एक आपका दृष्टांत शतकम है। ये सब के सब नीति के ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कि हमारे संस्कृत भाषा में उपलभ्यन्ते माने प्राप्त होते हैं। बहुनि नीति पुस्तकानि, बहुत सारे नीति के पुस्तक संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं।
साहित्य ग्रंथों में विचार करने पर, साहित्य ग्रंथों को पढ़ करके विचार करने पर यह निश्चित होता है कि आदिकाल से ही सर्वेषु अपि राष्ट्रे, सभी राष्ट्रों में यह विश्वास था, प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों में तत्व माने अन्य प्रयोजन होते हुए अभिमाने भी एक मुख्य प्रयोजन था नैतिकता का विकास करना, नैतिकता की वृद्धि करना। प्लेटो, अरस्तु, पीटर, होरेसाद जितने भी सर्वहि विचारक है, सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन माने उद्देश्य क्या होता था, तो नैतिकता का विकास करना। ये भी आपका हो सकता है अभ्यास प्रश्न में हो कि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो आप बताएंगे नैतिकता का विकास। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से समझिए, इसका हिंदी अनुवाद लिखिए, हो सके तो जो ये नैतिकता के जो ग्रंथ हैं इसको आप याद कर लीजिए, राइटर और किताब का नाम, ठीक, और इसका अनुवाद लिख लीजिए। बाकी इसके आगे हम पैराग्राफ अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय।